Good morning, everyone. Welcome back to part 9th of chapter number 9, class 7th English, A Bicycle in Good Repair. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss working with language part 2. So, in the previous part, we discussed about the use of modal words, and they were should, must and ought to. आप सबको याद है हमने वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट 1 जो हमारा पार्ट 8 था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कुछ मॉडल वर्ड्स के बारे में जो था शुड, मस्ट एंड ought टू. ये तीन वर्ड्स कहाँ, कैसे और कब यूज़ करने हैं, किन सिचुएशंस में यूज़ करने हैं, ये हमने डिस्कस किया था. अब हम कुछ और इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम कुछ और स्टडी हो जाए इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा और ग्रामर का पार्ट. ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो कम अलोंग, वी विल स्टार्ट. सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग शुड, मस्ट एंड ought टू. अब हम ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं. यूज शुड, must and ought to appropriately in the following sentences. अब हमारे सामने कुछ sentences हैं, वहां पे हमको कौन कौन से words यूज करने हैं? should, must and ought to. ठीक है, ये तीनों वर्ड्स में से कोई सा वर्ड जो परफेक्टली सूट होता है, अप्रोप्रिएट होता है, एकदम सही यूज करना चाहिए, वो हमको ढूंढना है. ठीक है, अब हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं और उनमें हमको ये वर्ड्स यूज करने हैं. तो लास्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया ना, वो आपको हेल्प करेगा इनको करने में. चलो, विल डू. फर्स्ट इज पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज डैश नॉट थ्रो स्टोन्स. तो पीपल या जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकते, है ना. सो हियर वी आर यूजिंग शुड. दे शुड नॉट थ्रो स्टोन्स. जिन लोगों के खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. समझ गए? सो हियर वी हैव यूज्ड शुड. ठीक. यू मस्ट वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इनटू द हाउस, especially during the rains. Now here must is used. Must क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि वो आपको करना ही होगा, अदरवाइज आपका घर गंदा हो जाएगा. ठीक है, अगर आप बारिश के दिनों में अपने जूते गंदे के गंदे ही कीचड़ वाले जूते अंदर लेके आ जाते हो अपने घर में, तो क्या होगा? योर हाउस विल बिकम वेरी डर्टी. आपका घर बहुत गंदा हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए आपको कि आपको बाहर जूते निकाल के ही आने चाहिए या फिर पहुंच के आने चाहिए. ठीक है, बाहर जो डोरमैट है, पायदान है, उस पर आपको वाइप करके फिर आपको अंदर आना चाहिए, है ना. तो करना चाहिए ना, या अदरवाइज योर हाउस विल गेट डर्टी. तो ये कंपल्शन है, ऐसे ही आना है अंदर. यू मस्ट वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस. पैर पहुंच के ही अंदर आना है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स. कब? बारिश के दिनों में. ठीक है. Now third is you must do what the teachers tell you. Must. Ought to, what to नहीं. Must, should भी नहीं, क्योंकि आप करोगे नहीं करोगे, वो थोड़ा सा emphasis चाहिए ना हमको. तो compulsion कहाँ पे आएगा? must के साथ. टीचर्स की बात आपको सुननी चाहिए. नहीं सुनोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला, या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या आप एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे, है ना. सो यू मस्ट लिसन टू योर टीचर्स. मस्ट कंपल्शन है, आपको सुननी ही होगी टीचर्स की बात. नेक्स्ट इज द प्यूपल्स वर टोल्ड दैट दे शुड राइट मोर नीटली. ठीक है, हियर वी आर यूजिंग शुड. प्यूपल्स कौन होते हैं? बच्चे. बच्चों को क्या कहा गया कि उनको राइटिंग और अच्छी लिखनी होगी. ठीक है, अब लिखनी चाहिए या और अच्छी लिखनी होगी उनको. जो लिख रहे हैं दैट इज नॉट अप टू मार्क. जो लिख रहे हैं वो अच्छी नहीं है या उससे और अच्छी उनको चाहिए, तो कह रहे हैं दे शुड राइट मोर नीटली. उनको और सुंदर लिखना चाहिए. अब वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. ठीक है, वो ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, पर उनको करना चाहिए. ठीक है, सो हियर वी आर यूजिंग शुड. नेक्स्ट, साइन इन फ्रंट ऑफ अ पार्क. एक पार्क के सामने एक साइन बोर्ड लगा है, उस पे क्या लिखा है? यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास.
आपको घास के ऊपर नहीं चलना, और नहीं चलना मीन्स नो, यू आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन द ग्रास। कंपल्सरी है, आपको बिल्कुल दृढ़ता से बताया है कि ये काम नहीं करना, यू मस्ट नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ रिमार्क। तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात बोली है तुमने। ठीक है, यू हैव सेड सच अ डेरोगेटरी रिमार्क, इतना बुरा तुमने बोला है, इसके लिए तुम्हें शर्म महसूस होनी चाहिए, यू शुड फील अशेम्ड। सो यू ऑट टू बी अशेम्ड। ठीक है, तुम्हें शर्म महसूस होनी चाहिए, ये शुड से थोड़ा और ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है, थोड़ा और ज्यादा दबाव डाल रहा है कि तुम्हें शर्म महसूस होनी चाहिए, जो तुमने बोला वो सही नहीं था। सो हियर वी आर यूजिंग ऑट टू, और ये थोड़ा सा मॉरल एथिक्स के साथ भी आता है। ठीक है, तुम्हारी मतलब अंतरात्मा में फील होनी चाहिए ये बात कि तुमने गलत बोला। नेक्स्ट, ही लेफ्ट होम एट 9 o'clock, वो घर से 9 बजे के करीब निकला। ही शुड बी हियर एनी मिनट, तो वो कुछ ही पल में यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब वो होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है, बट होना चाहिए, ही शुड बी देयर। ठीक है, मस्ट, ऑट टू, नो, वी आर यूजिंग शुड। ठीक है, उसको यहाँ होना चाहिए, तो वो 1 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट बाद भी आ सकता है, या 1 मिनट पहले भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट एवर हैपन्ड टू द चॉकलेट केक, वो कह रहा है जो भी चॉकलेट केक के साथ हुआ हो। हाउ शुड आई नो, आई हैव जस्ट अराइव्ड, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी अभी आया हूं, है ना। वॉट एवर हैपन टू द चॉकलेट केक, जो भी चॉकलेट केक के साथ हुआ हो, मुझे कैसे पता, हाउ डू आई नो, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं तो अभी अभी पहुंचा हूं। सो हियर ऑट टू नहीं आएगा, क्योंकि कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉरल ड्यूटी थोड़ी है। या आपका ये भी नहीं आएगा मस्ट, क्योंकि कोई कंपल्सरी नहीं है ना, कोई फोर्स नहीं है। सो हियर वी आर यूजिंग शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया ना शुड, ऑट टू और मस्ट का समझ में कहाँ हमको यूज करना है। और आप लोग और ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मेक इट क्लियर इन योर माइंड वेयर टू यूज शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ठीक है बेटा, दैट इज वेरी इजी, वंस यू डू द सेंटेंसेस यू विल कम टू नो। थर्ड क्वेश्चन, टू or more single sentences can be combined to form a single sentence. दो या दो से ज्यादा sentences हम combine करके एक single sentence बना सकते हैं। बना सकते हैं ना, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कुछ भी words and, but, if, कोई भी कुछ भी use करके, है ना, बना सकते हैं ना। 2 या 3 sentences को एक sentence में हम frame कर सकते हैं। So read the following. Now we have to read what is given here. I made an effort and was pleased with myself. अब वो कह रहा है कि मैंने एक कोशिश की और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ वो कोशिश करने के लिए, है ना। सो हियर देयर आर 2 सेंटेंस दैट आई मेड एन एफर्ट, मैंने कोशिश की, और was pleased with myself, I was pleased with, मैं अपने आप से बहुत खुश हुआ, है ना। ये 2 sentences हैं, but we have made 1 sentence combining both of them. This sentence is in fact a combination of 2 sentences. अब ये जो एक सेंटेंस हमने देखा, ये 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, उनको जोड़ के बनाया है। कौन कौन से हैं? I made an effort, है ना, एक तो ये है I made an effort, और दूसरा I was pleased with myself, दूसरा है I was pleased with myself। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको कंबाइन किया और हमने एक सेंटेंस बना लिया। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अब आगे कुछ सेंटेंस है वो हमको पढ़ने हैं। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मैंने नहीं देखा कि उसने उसको क्यों हिलाया। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंस। ठीक है, ये भी 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, Why he should shake it, उसने उसको क्यों हिलाया, 2 सेंटेंस है ना। चलो देखते हैं। I did not see it something, मैंने कोई चीज नहीं देखी, I did not see। ठीक है, नेक्स्ट, why should he shake it,
वो उसने ये चीज़ क्यों हिलाई, उसने हिलाई क्यों। तो ये दो सेंटेंसेस हैं एंड वी हैव फ्रेम्ड वन यूजिंग बोथ ऑफ देम. Now divide each of the following sentences into its parts. अब हमारे सामने कुछ sentences हैं, उनको हमको divide करना है अलग अलग parts में कि वो कितने sentences use करके frame किए गए हैं. Write meaningful parts. और हमको कैसे parts लिखने हैं बेटा? Meaningful. ऐसे ही टुकड़े नहीं करने, मीनिंगफुल सेंटेंस उसके निकालने हैं हमको, ठीक है, जिस एक सेंटेंस का भी कुछ मीनिंग निकले, आपको समझ में आए. इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो, सप्लाई अ वर्ड और टू मेक ईच पार्ट मीनिंगफुल. अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप अपनी तरफ से भी कोई वर्ड उसमें ऐड कर सकते हो ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. ठीक है, चलो देखते हैं, मजा आने वाला है बेटा, यू आर गोइंग टू एंजॉय. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. I went to the tool shed to see what I could find. इसके तीन पार्ट्स हैं. कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? मैं टूल शेड गया देखने के लिए कि मुझे वहां पे क्या मिल सकता है. अब तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट इज आई वेंट टू द टूल शेड. मैं टूल शेड में गया. ठीक है, आई वेंट टू द टूल शेड, यहां तक. देन आई वेंट टू सी. अब ये टू सी है तो टू सी तो क्या होगा, कंप्लीट या मीनिंगफुल नहीं है ना. सो आई वेंट टू सी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ तक के दूसरा सेंटेंस यहाँ से निकल गया. नाउ व्हाट आई कुड फाइंड, यहाँ तक व्हाट आई कुड फाइंड, मैं वहाँ पे क्या ढूंढ सकता था. तो ये तीन सेंटेंसेस बन गए ना, और तीनों मीनिंगफुल हैं. आई वेंट टू द टूल शेड, मैं टूल शेड में गया. आई वेंट टू सी, मैं कुछ देखने गया. What I could find, क्या मैं ढूंढ सकता था. तो तीनों का मीनिंग है. Similarly we have to do the sentences अभी जो आने वाले हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में. चलो हम देखते हैं. सेकेंड, when I came back he was sitting on the ground. जब मैं वापस लौटा तो वो ग्राउंड पे बैठा हुआ था. Here टू पार्ट्स आर देयर, दो पार्ट्स हैं इसके सेंटेंस के. तो चलो तुरंत से हम निकालते हैं दो सेंटेंसेस और जो कि मीनिंगफुल हों. फर्स्ट इज व्हेन आई केम बैक. ठीक है, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया. और दूसरा क्या है? ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन के ऊपर बैठा हुआ था. ठीक है, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. सो बोथ द सेंटेंसेस हैव अ मीनिंग, दोनों में ही मीनिंग है. And using these two we have made a single sentence. ठीक है, चलो तीसरा करते हैं. We may as well see what's the matter with it. Now it is out. हम देख लेते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये बाहर आ ही चुका है ना. ये उस नरेटर के फ्रेंड ने कहा था जब वो साइकिल का जो टायर था, जो व्हील था, फ्रंट व्हील, वो बाहर उसने निकाल लिया था कि चलो हम इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, देख ही लेते हैं, क्योंकि अभी बाहर तो निकल ही चुका है ना. अब इसमें थ्री पार्ट्स हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स आर देयर. नाउ कौन कौन से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, देखते हैं. चलो, फर्स्ट इज वी मे एज वेल सी. हम इसमें देख लेते हैं, है ना, कुछ पता लगा लेते हैं. सेकेंड, व्हाट्स द मैटर विद इट. इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ क्या इश्यू है. थर्ड, नाउ इट इज आउट. अब ये बाहर है. ठीक है, सो दीज आर द थ्री सेंटेंसेस वी यूज टू मेक दिस सिंगल सेंटेंस. और इन तीनों का अपना अलग अलग परफेक्ट मीनिंग भी है ना. चलो नेक्स्ट. ही सेड he hoped we had got them all. Now तीन पार्ट्स बनाने हैं. He said he hoped we had got them all. उसने कहा कि उसको आशा है कि उसने सारे ढूंढ लिए या उसको मिल गए हैं. चलो हम तीन पार्ट्स बनाते हैं. He said, उसने कहा. This is one sentence. Second, he hoped, उसको आशा थी या उसने आशा की. This is the second sentence. Third, we had got them all. हमको वो सारे मिल गए हैं या हमने वो सारे ढूंढ लिए हैं. So इन तीनों का अपना अलग मीनिंग है. And we used all these three to frame this single sentence. कर पा रहे हैं ना सब लोग आराम से?
नेक्स्ट, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. अब इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. मुझे ये मानना ही पड़ा कि वो सही कह रहा था. मुझे मानना पड़ा एक सेंटेंस, वो सही कह रहा था अनदर सेंटेंस, है ना, यही होंगे ना. देखो, आई हैड टू कन्फेस, मुझे ये अग्री करना पड़ा, मानना पड़ा. ही वॉज राइट, कि वो सही था, है ना. सो यूजिंग बोथ द मीनिंगफुल सेंटेंसेस वी मेड दिस सिंगल सेंटेंस. नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन. ये तो और भी ज्यादा मजे आने वाला है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सीरियसली. देखो, आप मैथ्स के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मज़ा आता है ना जब आंसर्स मैच होते जाते हैं. ये भी ऐसे ही है बेटा. आपको क्या करना है, ई एन जो वर्ड है, ई एन, एन, इट एक्ट्स एज अ प्रेफिक्स. प्रेफिक्स आपको पता है जो वर्ड से पहले हम यूज करते हैं, बिफोर सम वर्ड. प्रीफिक्स विच इज पुट एट द बिगिनिंग. ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, सपोज दिस इज सम वर्ड. नाउ वेयर वी आर गोइंग टू यूज द प्रीफिक्स, हियर. ये हमने प्रीफिक्स लिख दिया. ठीक है, और सफिक्स हम कहां यूज करते हैं, हियर. ठीक है, हियर वी यूज सफिक्स, उस वर्ड के बाद. ये एक वर्ड है. गेट इट, समझ में आ गया सबको. ऑल राइट. एन एक्ट्स एज अ प्रीफिक्स पुट एट द बिगिनिंग. प्रीफिक्स हम इनिशियली लगाते हैं वर्ड के पहले, और एज अ सफिक्स पुट एट द एंड. सफिक्स हम वर्ड के बाद लगाते हैं. ठीक है, टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, ताकि हम कोई नए वर्ड्स बना पाएं. अब जो एन है इसको यूज करके प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे हमने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं. जैसे एन प्लस करेज. करेज का क्या मतलब होता है बेटा, साहस. ठीक है, एन प्लस करेज मीन्स एनकरेज. तो ये नया वर्ड बन गया ना. एनकरेज क्या है, एक नया वर्ड बन गया. और एन को हमने कैसे यूज किया, एज अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स के तौर पे हमने एन को यूज किया है करेज से पहले, और हमने एनकरेज, प्रोत्साहित करना, ये एक नया शब्द बना लिया, है ना. सिमिलरली वीक प्लस एन वर्ड के बाद, ठीक है, सफिक्स के तौर पे, तो क्या बना, वीकेन. ठीक है, उसको कमजोर करना. यहां हमने क्या यूज किया, सफिक्स के तौर पे. ऑल राइट, सफिक्स के तौर पे आप यूज कर रहे हो. नाउ एन at the beginning or at the end of a word is not always a prefix or a suffix. अब कई बार आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें n तो होता है, ई एन, पर वो न तो सफिक्स के तौर पे यूज होता है न ही प्रीफिक्स के तौर पे. वो उस वर्ड का ही पार्ट है ना. और उसको अगर हटा दोगे तो वो वर्ड मीनिंगलेस रह जाएगा. इट विल नॉट बी अ मीनिंगफुल वर्ड. So en is also an integral part of a word. अब वो कौन से words हैं वो भी हम देखेंगे. समझ में आया? It is then an integral part of the word. Integral मतलब बेटा जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो उस word से. अगर अलग किया that will not be that word. वो शब्द रहेगा ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व या मीनिंग नहीं होगा. ठीक है, तो ending. Ending का क्या मतलब है, समाप्ति, है ना. अगर आप मान लो कि इसको आपने एन को प्रेफिक्स मान लिया, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस एज अ प्रेफिक्स, तो अगर ये प्रेफिक्स आप हटा दोगे तो DING का क्या मतलब रह जाएगा, डिंग. इज दिस अ वर्ड, नो, मीनिंगलेस, है ना. इट मीन्स कि जो EN है वो इस पूरे वर्ड का इंटीग्रल पार्ट है. इस EN के साथ ही इसका मतलब बन रहा है. ऑल राइट, ये एक पूरा कंप्लीट वर्ड है. देयर इज नो सफिक्स और प्रीफिक्स इन दिस वर्ड. नाउ बैरन. बैरन में हमने इसको लास्ट में यूज किया है. अब कह सकते हो कि ये सफिक्स है, लेकिन अगर ये सफिक्स हटा दिया तो BARR का क्या मतलब है, इट्स अ मीनिंगलेस वर्ड. इसका कोई मीनिंग नहीं है. सो वी विल यूज इट टुगेदर. ओके, तो हम सफिक्स और प्रीफिक्स के अलावा EN को वर्ड्स का इंटीग्रल पार्ट के तौर पे भी यूज करते हैं. आया समझ में? तो हम ऐसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं. Now arrange the words given in the box under the 3 headings: prefix, suffix and part of the word. अब हमारे पास में एक बॉक्स होगा जिसमें 3 हेडिंग्स हैं. प्रीफिक्स जिसमें EN को हम पहले यूज करेंगे,
सफिक्स जिसमें en को हम बाद में यूज करेंगे, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का वो पार्ट होगा। ऐसे हमको 3 अलग अलग उसमें लिखने हैं। एनकरेज, आप बताओ एनकरेज में क्या है? प्रीफिक्स है ना। बैरन, ये इंटीग्रल वर्ड है। फासन, ये बताओ, ई एन हटा देंगे तो फासन। ओके, इवन, ई एन इंटीग्रल पार्ट। डैम्पन, बताओ। एनडेंजर, एनक्लोज, इनेबल, एनक्लेव, वीकेन, सॉफन एंड लिसन। चलो हम देख लेते हैं आंसर्स में हमने इनको कैसे कैसे डिवाइड करना है। एन एज अ प्रीफिक्स, एक टेबल बना लेते हैं बेटा। इट्स ऑलरेडी अ टेबल, ओके, जस्ट टू मेक देम इन डिफरेंट टेबल्स। नाउ एन एज अ प्रीफिक्स, एन को हमने प्रीफिक्स के तौर पे यूज किया है। प्रीफिक्स मीन्स बिफोर एनी वर्ड। तो एन करेज, एन अगर हटाएंगे तो करेज का एक मतलब है ना, साहस। एन डेंजर, इसमें भी एन को हटाते हैं तो डेंजर या खतरा, इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड। एन क्लोज, इफ यू रिमूव एन, क्लोज का मतलब बंद, है ना। इनेबल, एन हटाएंगे तो एबल मतलब करने योग्य, ठीक है। देन सफिक्स, सफिक्स मीन्स आफ्टर दैट वर्ड, उस वर्ड के लास्ट में, बाद में। सॉफ्टन, सॉफ्टन, एन हटाए तो क्या बच गया? सॉफ्ट। वीकेन, वीक मतलब कमजोर, है ना, एन हटाते हैं तो। फासन, फास्ट, ई एन अलग। डैम्पेन, डैम्प यानी मॉइस्ट, गीला, ठीक है, ई एन अगर हटाते हैं तो। सो ये हमने प्रीफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड्स हमने लिख दिए। यहां पे है एन, वेयर एन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड। एन अपन हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर हमको वो मीनिंगफुल वर्ड चाहिए तो। नाउ बैरन, ठीक है, बैरन मीन्स बंजर। इवन, इवन मीन्स बराबर। लिसन, सुनना। और इनक्लेव। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये जो वर्ड्स हैं इनसे ई एन आप नहीं हटा सकते ना, अदरवाइज द वर्ड विल बिकम मीनिंगलेस, है ना। तो these are the 3 forms how we are using en as a prefix, suffix and a complete word, an integral part of a word. तो ये हमने कर लिया, आप लोग भी इसको कर लेना, and it's very easy और ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। Now what you have to do is find new words in your textbook and put them under the same headings. अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और उसमें यही हेडिंग्स होनी चाहिए, प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। ये आपको हेडिंग्स डाल के और वर्ड्स को लिखना है, ठीक है। नाउ दिस थिंग यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ये आपको अपने आप से करना बेटा, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट 1 and 2 as part 8th and 9th of this chapter. So here we are done with the chapter completely. I hope you enjoyed a bicycle in good repair. और इस तरह की चीज़ें आपने भी अपने जीवन में की होंगी, आपके दोस्तों ने आपके साथ की होंगी या नहीं की होंगी, ज़रूर आप डिस्कस करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। I hope you enjoyed this session. We will meet in the next class with a new chapter. Until then, every one of you, take care, have a great day beta, keep smiling and keep studying.